नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काव्य शास्त्र से है। काव्य शास्त्र के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो जैसे काव्य हेतु हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, काव्य लक्षण, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसी को आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान ट्रिक से याद करेंगे। देखना, आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप जो है काव्य हेतु को भूल पाएं। काव्य हेतु जो है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उनकी उसकी परिभाषाएं हैं, वहां से ज्यादा उठाता है। तो उसी सब उन्हीं सब परिभाषाओं को हमने यहाँ लिख दिया है और उसी को हम कवियों से, आचार्यों से रिलेट करके ट्रिक बना के आपको अभी याद करवाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है काव्य हेतु। काव्य हेतु, सबसे पहले आप जान लो हेतु क्या है। तो ये हेतु और प्रयोजन में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है। तो हेतु जो है वो क्या है कि काव्य रचना के कारण क्या है, जिन तत्वों की वजह से, क्या है, जिन तत्वों या कारणों की वजह से, जिन तत्वों या कारण की वजह से। कारण क्या है, कैसे मतलब काव्य रचना कोई भी करता है। उसमें तीन मुख्य माने गए हैं काव्य शास्त्र में। तीन काव्य जो है काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो कहने का मतलब है कि हेतु अगर पूछे, हेतु का तात्पर्य क्या है, तो काव्य करने के कारणों पर ये बल देता है कि कैसे होता है। कोई भी काव्य रचना अगर कभी कर रहा है तो उसके किन तत्वों की वजह से कर रहा है, कैसे कर पा रहा है। लेकिन जो प्रयोजन है, याद रखिएगा, जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या होता है कि काव्य के बाद, काव्य रचना के बाद कोई भी ग्रंथ लिखा गया, कोई भी काव्य लिखा गया, तो उसके बाद उसका लाभ क्या होता है, फलो उद्देश्य क्या है उसका, उसका लाभ क्या होता है। मतलब ये जो है हेतु, हेतु काव्य रचने के पहले की क्रिया होती है कि कारण पर बल देता है, क्या कारण है, किस कारण से कोई भी जो है काव्य रचना कर पा रहा है। लेकिन जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से काव्य की रचना की गई, तो वो क्या होता है, प्रयोजन होता है। प्रयोजन में लाभ मिलता है, यश होता है, कीर्ति बढ़ती, बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन हेतु क्या होता है, काव्य रचना के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर पूछे कि काव्य हेतु का वर्णन कहाँ मिलता है, पूछ सकता है कि काव्य हेतुओं पर चर्चा कहाँ की गई है। सबसे पहले अगर पूछे, सर्वप्रथम, हमें काव्य हेतु की क्लास पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम अग्नि पुराण में, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो जान ले आज से। अग्नि पुराण में जो है काव्य हेतु का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके पहले जान लीजिए कि प्रतिभा क्या है। प्रतिभा, देखिए, प्रतिभा का मतलब होता है कि प्रतिभा ही मुख्य है। यह क्या होती है, जन्मजात होती है। प्रतिभा किसी भी बच्चे में जन्मजात होती है, बाद में नहीं मिलती है। कहते हैं कि जैसे कोई भी 4 5 साल का है, कुछ अच्छा काम कर गया, 10 साल का है, तो कहते हैं कि बड़ा प्रतिभाशाली बालक है। वो ये नहीं कहते कि बड़ा अभ्यासशाली व्यक्ति है, बड़ा व्युत्पत्ति बालक है, ऐसा नहीं कहते। कहते बहुत ही प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली का मतलब कि प्रतिभा जो है नैसर्गिक है। कैसी है, नैसर्गिक है, ये जन्मजात होती है। क्या है, यह जन्मजात होती है। प्रतिभा जन्मजात होती है। जान लीजिए कि प्रतिभा के बिना काव्य की रचना असंभव है। ठीक है, व्युत्पत्ति क्या होता है, शास्त्र ज्ञान। व्युत्पत्ति क्या होता है, इसे शास्त्र ज्ञान कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है शास्त्र ज्ञान से संबंधित कौन सा हेतु है, तो व्युत्पत्ति है। शास्त्र ज्ञान का मतलब व्युत्पत्ति जो है वो क्या है
कि किताबों को पढ़कर जैसे कहीं कोई कुछ बात हो गई, उसका अनुभव लेकर जब हम रचना करते हैं तो वो व्युत्पत्ति कहलाता है। सा फिर से जान लो कि किताबों को पढ़कर या किसी भी घटना को देखकर जब हमें कोई अनुभव होता है, उसके आधार पर हम काव्य रचना करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, व्युत्पत्ति काव्य हेतु होती है। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास आप लोगों ने बहुत ही पुरानी कहावत सुनी ही होगी। अम, कैसे है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, सिल रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास से क्या होता है, पुष्टि आती है, किसी भी कार्य में क्या होता है, स्पष्टीकरण आता है। तो अभ्यास भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर प्रतिभा है और अभ्यास नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया या मिलिट्री में हो गया, वो खाया जा रहा है बैठ के, लेकिन जब उसको बॉर्डर पर लड़ना होगा, वो प्रैक्टिस ही नहीं किया कि कैसे निशाना लगाना है, कैसे क्या करना है, तो फिर कोई सारी चीजें बेकार रह जाएंगी। तो अभ्यास भी क्या है, जरूरी है। अभ्यास क्या होता है कि कोई भी कार्य हम जब कवि, यहाँ पे कवि से संबंधित है, जब हम कविता करते हैं, जब पहली बार कोई कविता कर रहा है तो कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर उसमें रहती हैं, चाहे व्याकरणिक दोष हो, चाहे वर्तनी दोष वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जब वो बार बार रचनाएं कर रहा है तो उसको उसमें क्या आ जाता है, स्पष्टीकरण आ जाता है, गलतियां कम मिलती हैं। तो जानते रहिए, प्रतिभा जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति शास्त्र ज्ञान या लोक ज्ञान से संबंधित है, और अभ्यास जो है बार बार किसी चीज को करना। अब देखिए, ये पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि भामा ने क्या कहा है, दंडी ने। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं संस्कृत को देखकर, क्योंकि ये सारे जो हैं ये संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने संस्कृत में ही परिभाषाएं दी हैं। तो क्या है, भामा कहते हैं गुरु उपदेश अध्येतु शास्त्र जड़ धियो अप्यलम। क्या है, गुरु उपदेश अध्येतु शास्त्र जड़ धियो उपेलम। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें। भामा, भामा है, जानते ही हैं आप लोग, 6वीं शताब्दी। तो भामा को हमने हमेशा मुंह कर लिया, यहाँ पे जब माँ आ रहा है इसको हमने मुंह हमेशा कर लिया है, तो वहीं से हमारी ट्रिक है। देखो, गुरु जब उपदेश देता है तो कहाँ से देगा, मुंह से देगा ना, मुंह से ही तो देता है। गुरु उपदेश, हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे जो अन्य परिभाषा में ना हो। ठीक है, तो गुरु उपदेश देता है तो कहाँ देगा, मुंह से देगा, अर्थात यह किसकी परिभाषा हो जाएगी, भामा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, भामा की हो जाएगी। और इन्होंने ज्यादातर किसको महत्व दिया है, तो प्रतिभा को। साथ साथ में जानते रहिए, भामा ने प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना है। तो गुरु उपदेशा पूछेगा, गुरु उपदेश अध्येतु शास्त्र जड़ धियो पिलम, कहने का मतलब है कोई भी मूर्ख, जड़ मतलब होता है मूर्ख, कोई भी मूर्ख व्यक्ति गुरु के उपदेश से रचना कर सकता है, काव्य कर्म कर सकता है, लेकिन जो है वो बिना प्रतिभा के रचना करना मुश्किल है। शायद कर दे लेकिन वो उतना उत्कृष्ट नहीं होगी, कहने का मतलब है। तो मुंह से क्या करते हैं, गुरु उपदेश देते हैं, तो भामा की हो जाएगी। और इसके बाद आते हैं दंडी। दंडी क्या कहते हैं, नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। नैसर्गिक चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम। तो दंडी का पूछा जाता है, देखते रहिएगा आप लोग, देखिएगा नैसर्गिक, इन्होंने क्या कहा है, नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतम। ये जो है नैसर्गिक प्रतिभा और क्या है, श्रुतम, श्रुतम मतलब शास्त्र ज्ञान। ठीक है, ये प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो शास्त्र ज्ञान ये कौन मानता है, तो शास्त्र ज्ञान पूछ सकता है कि शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति को शास्त्र ज्ञान किसने माना है, तो दंडी ने माना है। हमने याद कर लिया था जब हम जो है
किसी को शास्त्र का ज्ञान देते हैं, किताबों का ज्ञान देते हैं, नहीं याद हो रहा है बच्चे को तो दंड से उसको दंड देते हैं, मतलब छड़ी से उसको। पहले अभी तो रोक लग गया है, लेकिन पहले क्या होता था, बड़ी कुटाई होती थी अगर वो किताबों का जो है किताब याद नहीं होती थी। तो याद रख लीजिए, प्रतिभा श्रुतम मतलब शास्त्र ज्ञान, और बहु निर्मलम मतलब इन्होंने अभ्यास, प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है। वामन है, अब इसको देखो नैसर्गिक, यहाँ से भी आप बनाइए। नैसर्गिक, नैसर्गिक कहते हैं चित्रण, नैसर्गिक क्या है, नैसर्गिक रूप। तो किसी को अगर दंड देंगे तो उसमें नैसर्गिक क्या आता है, नैसर्गिक निखार आएगा। नैसर्गिक मतलब जो है उसमें कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप गुरु हैं, किसी को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसमें या तो सुधार आएगा या तो फिर वो गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। तो वैसे ज्यादातर लोगों को उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्या होगा, अगर किसी को आप दंड दे रहे हैं तो उसमें नैसर्गिक बदलाव देखने को मिलता है। वामन को हमने हमेशा मन याद करवाया, हमारी पिछली क्लास जो भी देखे होंगे सब जानते होंगे, हमने मन याद करवाया है। क्या है, लोक विद्या प्रकीर्ण काम काव्य अंगानी। एग्जाम में पूछ सकता है कि काव्य हेतु को काव्यांग किसने कहा है, याद रखिएगा वामन ने। किसने कहा, इन्होंने काव्य हेतु नहीं कहा है, इन्होंने क्या कहा, काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है काव्य हेतु की जगह। तो याद रख लीजिएगा कि वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और मन क्या है, हमारा अंग है, मन तो हमारे शरीर का एक अंग है ना, तो हमने वहीं से रिलेट कर लिया था। ये मन जो है वो अंग, यहाँ शब्द आ रहा है, तो अंग क्या है, मन भी तो अंग ही है ना। और एग्जाम में पूछेगा लोक, लोक विद्या प्रकीर्ण किसने माना है, काव्य हेतु लोक विद्या प्रकीर्ण किसने माना है। तो मन, देखो विद्या कहीं कहीं पढ़ने जाओगे तो मन से पढ़ना पड़ता है बेटा। लोक विद्या प्रकीर्ण कहने का मतलब है कि अगर आप मन से विद्या को नहीं पढ़ रहे हो तो आपको विद्या कभी नहीं आएंगी। तो आपको विद्या को मन से पढ़ना पड़ता है, लोक में मन लगाना पड़ता है, प्रकीर्ण। और जो मन है वो देखो हमेशा ऐसे प्रकीर्ण होता रहता है, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद करो, सिर्फ विद्या ही आप रिलेट कर लोगे फिर भी क्वेश्चन सही कर लोगे कि विद्या को हमेशा मन से पढ़ना चाहिए। विद्या को, विद्या का अर्जन हमेशा मन से होना चाहिए। और क्या है, रुद्रट, इसके बाद है रुद्रट का भी पूछा जाता है। शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास की प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है। तो रुद्र अवतार किसको कहा जाता है, भोले शंकर। क्या है, रुद्र के अवतार कौन है, भोले शंकर। शंकर के पास शक्ति है कि नहीं, रुद्र। रुद्र रूप कब आते हैं, जब उनकी शक्तियां एकदम से जागृत हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा त्रिमिदम व्यप्रियते शक्ति उत्पत्ति अभ्यास। तो आपको फोकस करना है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो एग्जाम में पूछेगा कि शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को किसने काव्य हेतु माना है। तो किसने माना है, रुद्रट ने। याद कर लो, रुद्र, रुद्र रूप में कौन आता है, रुद्र आने के बाद इनकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, ठीक है। शक्ति किसके पास होगी, रुद्र, भोले शंकर के पास, रुद्र के पास है। तो शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास आचार्य मम्मट है। मम्मट का बहुत पूछा जाता है कि किसने शक्ति निपुणता, किसने किसने निपुणता लोक शास्त्र और अभ्यास माना है। तो निपुणता शब्द जहां दिखे तो आपको याद रख लेना है, मम्मट को आप कर लो मम्मी। क्या कर लेना है, मम्मी को हमने याद किया है हमेशा, जब में मैंने याद किया तो मम्मी को, मम्मट को मम्मी याद किया। तो निपुणता किसके पास है, मम्मी लोगों के पास भाई निपुणता बहुत रहती है, वो बड़ी निपुण होती है। मम्मी क्या है, मम्मी मतलब मम्मट। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र, शक्ति निपुणता किसने माना है। अगर निपुणता शब्द आपको दिखे तो तुरंत याद कर लेना, निपुण कौन है, मम्मी लोग बड़ी निपुण रहती हैं, बड़ी मतलब बहुत डांटती हैं। लोक शास्त्र काव्य वेक्षणात्। तो शक्ति निपुणता लोक शास्त्र पे आपको ध्यान देना है। निपुणता किसमें है,
मम्मी में रहती है। और इन्होंने एक परिभाषा दी, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार संस्कार विशेष। इन्होंने कहा कि कवित्व का बीज रूप जो क्या है, संस्कार है। शक्ति जो है कवित्व का, कवि कर्म का बीज रूप संस्कार है, ठीक है, शक्ति को। और संस्कार, इसको भी रिलेट कर लो क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो संस्कार सिखाता कौन है, मम्मी लोग ही तो सिखाती हैं, कहती हैं कि क्या करोगी, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, बच्चों को दुनिया दुनिया भर का सिखाती रहती हैं। तो कहने का मतलब है मम्मी लोग क्या सिखाती हैं, संस्कार सिखाती हैं। तो संस्कार वाली परिभाषा किसकी है, मम्मी मतलब मम्मट की। हेमचंद्र है इनकी परिभाषा और भट्टतौत की मिलती जुलती है। तो आप लोग यहाँ ट्रिक बना लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। क्या है, प्रतिभा अस्य हेतु नौ नौ निमेष शालिनी प्रज्ञा। क्या है, प्रतिभा अस्य हेतु नौ नौ उन्मेष शालिनी, मतलब नए नए ज्ञान का अर्जन करती है, नए नए उन्मेष शालिनी प्रज्ञा। तो याद रख लीजिए, प्रज्ञा शब्द अगर दिखे, प्रज्ञा लास्ट में है तो किसका है, हेमचंद्र का। हेमचंद्र को हमेशा मैंने हेमा मालिनी से याद किया। हेमा मालिनी क्या है, एकदम प्रज्ञा प्रखर है। क्या है, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बताया जाता है कि प्रतिभा और प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या है, बाह्य ज्ञान होता है, प्रतिभा मतलब आंतरिक ज्ञान होता है। तो हेमा मालिनी का क्या है, बाह्य रूप दिखाया जाता है बहुत ही अच्छे से। तो हेमा मतलब, हेम मतलब हेमा का क्या होता है, प्रज्ञा, बाह्य रूप जो है। अच्छा है, सुंदर है, अभिनेत्री है भाई। तो प्रज्ञा बाह्य रूप जो है हेमा का है। राजशेखर क्या है, राजशेखर है। राजशेखर कहते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्कर इति। इनका कहना है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति जो है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते श्रेय, प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों जो है क्या है, श्रेयस्कर हैं। उन्होंने दोनों को माना कि दोनों को महत्व देते हैं राजशेखर, ठीक है। तो समवेते मिश्रा, तो हमने इसको रिलेट कर लिया कि जब कोई राजा है, राजशेखर है, तो उसके अंदर मिश्रित होनी चाहिए चीजें। ये नहीं कि सिर्फ बलवान होना चाहिए, राजा को बलवान भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, और भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। तो क्या है, शेखर जो है, शेखर राजशेखर हैं, इनके अंदर क्या होना चाहिए, मिश्र समवेते, मिश्रित होनी चाहिए चीजें, क्या होनी चाहिए, समवेत रूप में, समान रूप से मिश्रित होनी चाहिए। राजशेखर मिश्रा समवेते। जगन्नाथ, जिन्होंने सिर्फ एग्जाम में पूछा गया है कि किस आचार्य ने केवल प्रतिभा को महत्व दिया है, केवल प्रतिभा को जो है काव्य हेतु माना है, तो यही जगन्नाथ है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। इनका कहना है कि जो काव्य की रचना होती वो सिर्फ प्रतिभा के द्वारा ही हो सकती है। तो जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ क्या है, केवलम प्रतिभा। क्या है, केवलम प्रतिभा। याद कर लो, केवलम शब्द कौन जोड़ सकता है भाई, जो जगन्नाथ हो, जग का नाथ ही क्या है, केवल जग के नाथ हैं। क्या है, केवल जग के नाथ है, केवलम प्रतिभा। अभिनव गुप्त कहते हैं प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रज्ञा देखो यहाँ भी आया है, लेकिन आप लोग नवोन्मेष शालिनी और मैंने यहाँ भी नवोन्मेष शालिनी में कंफ्यूज ना होने के लिए बताया है। तो आप लोग अपूर्व वस्तु कहने का मतलब जो प्रतिभा है वो अपूर्व वस्तुओं का भी निर्माण करने की क्षमता रखती है। तो अभिनव, जब आप अभिनव करते हो तभी तो आप निर्माण कर सकते हो अपूर्व वस्तुओं का। जब आप अभिनय करोगे तभी तो अपूर्व वस्तु का जो है निर्माण कर सकते हैं। निर्माण कैसे करोगे, जब आप अभिनय, अपने अभिनव के द्वारा, अपने अभिनव के द्वारा। भट्टतौत है, इनका क्या है, सेम उन्हीं की तरह है। यहाँ प्रतिभा अस्य हेतु है, यहाँ प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। मता पे आप देखना, मता पे फोकस करना है। भट्ट तौत, तौत को हमने याद किया है तात। तात मतलब होता है पिता, और लास्ट में आ रहा है मता, मतलब
तात मतलब पिता, तौ ता रहा है, तात मतलब पिता, माता मतलब माता। तो इनकी परिभाषा में तात आ रहा है पिता, तात आ रहा है, इनके नाम में क्या आ रहा है, तात आ रहा है, परिभाषा में क्या आ रहा है, माता आ रही है। तो आप रिलेट कर लीजिएगा कि अगर तौत हैं तो तात हैं तो वो माता वाली परिभाषा कहेंगे, लास्ट में भी ता आ रहा है दोनों में। लेकिन अगर हेमचंद्र हैं तो हेमा क्या करती हैं, प्रज्ञा के माध्यम से अपना चमत्कार दिखाती हैं। ठीक है, एक बार इधर देख लीजिए, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट लिखा हुआ है। रुद्रट ने प्रतिभा को दो भागों में बांटा। ये मत सोचिए किसने सहजा और उत्पाद्य माना है काव्य हेतु, इन्होंने प्रतिभा को दो भागों में बांटा है। क्या है, सहजा और उत्पाद्य। सहजा जो होती है क्या होती है, जन्मजात होती है। एग्जाम में पूछ सकता है सहजा का अर्थ क्या है, तो सहजा मतलब जो जन्मजात हो, जो आपको जो प्रतिभा जन्मजात मिले वो क्या है, सहजा है। लेकिन उत्पाद्य मतलब जो शास्त्र ज्ञान या लोक ज्ञान, जो ग्रंथों को पढ़ने से, वही कहने का मतलब है कि व्युत्पत्ति को ही इन्होंने जो है यहाँ रख दिया है। उत्पाद्य मतलब जो शास्त्र ज्ञान या लोक शास्त्र वगैरह को पढ़ के प्राप्त हो उसे उत्पाद्य कहते हैं। तो रुद्रट क्या होता है, रुद्र किसे कहा जाता है, हमने बताया रुद्र भोले हैं, शंकर हैं। तो ये क्या करते हैं, हमने ऐसे रिलेट कर करके याद किया। देखो भैया ये सब बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो भोले को कहते हैं, शंकर को बड़े भोले हैं, इनको सहज रूप से प्रसन्न किया जा सकता है, कोई भी इनको बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेता है। तो भोले रुद्रट जो रुद्र हैं उनको क्या होता है, बड़ी सहजता से सहज रूप से प्रसन्न कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसका उत्पाद्य, तो सहजा उत्पाद्य इनका हो गया उत्पाद्य, और उत्पादन भी वही मिलता है, उसके बाद फल मिलता है। हेमचंद ने प्रतिभा को दो भागों में बांटा, इन्होंने भी कहा सहसा और औपाधिकी, और कहीं कहीं औषाधिकी भी मिलता है। क्या है, औषाधिकी औपाधिकी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हेमचंद ने क्या कहा, सहजा और अपाधिकी। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भाग किए, कार्यत्री भावत्री। अब पूछ लेगा कि कार्यत्री प्रतिभा क्या है, भावत्री। तो कार्यत्री का मतलब होता है करने वाला, अर्थात कवि, जो सर्जना कर रहा है, जो काव्य रचना कर रहा है, उसमें कार्यत्री प्रतिभा होती है। इनका कहने का मतलब है कि जो कवि होता है, जो सर्जन करता है, उसमें जो है कार्यत्री प्रतिभा होती है। लेकिन जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, भावों को समझने वाला होता है, उसको उसको क्या कहते हैं, पाठक। वो जो है भावित्री प्रतिभा होती है। उसमें क्या होता है, भावनाओं को जो समझ रहा है, पाठक जो पढ़ रहा है, उसमें क्या होता है, भावित्री प्रतिभा होती है। तो याद रख लीजिए, राजा क्या करेगा, कार्यत्री प्रतिभा भी होनी चाहिए, उसमें कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और भावात्मक रूप से लोगों से जुड़ा भी होना चाहिए, मतलब कार्य भी करे और भाव भी हो उसमें। तो राजा कैसा होना चाहिए, राजशेखर ने क्या कहा, कार्यत्री और भावित्री, ऐसे रिलेट करके याद करो। राजा राजशेखर मतलब राजा क्या करेगा, कार्य भी करेगा और भावनाएं भी समझेगा, तो कार्यत्री और भावित्री। महिम भट्ट हैं, इन्होंने, ये एग्जाम में पूछ सकता है तो हमने अलग से लिख दिया। प्रतिभा को इन्होंने तृतीय नेत्र कहा है। जैसे दो नेत्र हमारे पास हैं, लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा है तो समझ लो उसके पास तृतीय नेत्र है, तीन नेत्र है। ठीक है, एक बार फटाफट रिवीजन करो। गुरु ध्येयो गुरु उपदेशा गुरु उपदेशा ध्येयोत्येतु। तो क्या है, गुरु उपदेश कैसे देते हैं, मुंह से देते हैं, तो ये भामा की हो जाएगी। इसके बाद दंडी नैसर्गिक प्रतिभा कब आती है, जब किसी को हम दंड देते हैं तो नैसर्गिक प्रतिभा आती है। वामन, मन से क्या पढ़ना पड़ता है, विद्या, विद्या का अर्जन मन से ही हो सकता है, लोक विद्या प्रकीर्ण। रुद्र क्या करते हैं, रुद्र के अंदर शक्ति है, रुद्र के अंदर क्या है, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो रुद्र ने शक्ति माना है। मम्मट, मम्मी लोगों के अंदर निपुणता बड़ी रहती है, तो उन्होंने कह दिया शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र। ठीक है, और वो संस्कार भी सिखाती हैं, तो शक्ति, कवित्व, बीज रूपम, संस्कार विशेषः। हेमचंद्र जो है,
हेमचंद्र ने क्या किया, मैंने हेमा से याद करवाया, उनके अंदर प्रज्ञा है, नवनिमेष शालिनी प्रज्ञा, लास्ट में प्रज्ञा आ रहा है। और राजशेखर, राजशेखर के अंदर क्या होना चाहिए, मिश्र समवेते, मिश्रित रूप से चीजें होनी चाहिए। जगन्नाथ, केवल जगन्नाथ ही सहारा है, केवलम प्रतिभा मानते हैं। अभिनव के माध्यम से क्या होता है, अपूर्व वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, अपूर्व वस्तुओं का निर्माण होता है अभिनव के द्वारा। तात है तो मात आएंगे, माता आएंगे, माता तो आएंगे ही, तो इनका क्या हो जाएगा, प्रज्ञा, नवनिमेष शालिनी, प्रतिभा, मता। तो तात, भट्ट, तौत, तात और लास्ट में माता, माता आएंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इधर भी है, रुद्रट ने प्रतिभा, रुद्र मतलब शंकर जी को सहजा उत्पाद्य, सहजा बहुत सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। हेमचंद्र है, इनका सहजा और उपाधिकी है। राजशेखर, राजा को कार्य भी करना चाहिए, भाव भी, भावनात्मक भी होना चाहिए, भाव मैत्री। और महीम भट्ट ने जो है तृतीय आंख माना है, तृतीय नेत्र माना है। तो दोस्तों आप सब जरूर बताइएगा कि आप लोगों को काव्य हेतु याद हुआ कि नहीं। इसके आगे हम काव्य प्रयोजन को याद करेंगे इसी तरह से। देखिएगा, सारा काव्य शास्त्र आपकी आंखों के सामने होगा। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।